दद्दू प्रसाद जी मेरे साथ मौजूद हैं। मायावती के साथ उनकी कैबिनेट में रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर रहे हैं, दलित समाज के बड़े नेता हैं। प्रोफेसर कविराज जी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी मेरे साथ मौजूद हैं, सतीश प्रकाश जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और थोड़ी देर बाद जितेंद्र मीणा मुझे दिल्ली से ज्वाइन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेहमानों को मैं इस विषय के बारे में बता पाया हूँगा और इस चिंता के बारे में भी बता पाया हूँगा जो इस जनादेश के जरिए जिसका प्रकटीकरण हुआ। अब क्या ये क्लास अब आगे आने वाले दौर में क्या ये दलित शोषित और पिछड़ा समाज राजनीतिक तौर पर किसके साथ खड़ा नजर आएगा और बचे हुए 12% मायावती के क्या वो बचा पाएंगी या फिर ये भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, ये एक बड़ा विषय है, आज मैंने एक बड़ा कैनवस प्रस्तुत किया है और मैं चाहता हूं कि राजनीतिक दलों और विचारधाराओं से हटकर आप सभी लोग इस विषय पर समाज की चिंता और समाज के एस्पिरेशन इस पर अपनी राय रखें। निर्मल साहब। जी ब्रिजेश जी, आपने बहुत ही गंभीर विषय पर ये डिबेट आयोजित की है और आप इस प्रकार की डिबेट पहले भी आयोजित करते रहे हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। मायावती जी जब पहली बार सत्ता में आई थी, ब्रिजेश जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, अंबेडकर महासभा ने उनके नब्ज को उसी समय टटोल लिया था कि यह बहुत दूर तक जाने वाली लीडर नहीं है। जब पहला दलित मुख्यमंत्री हुआ तो अंबेडकर महासभा ने सहकारिता भवन में उनका मुख्यमंत्री होने का एक वेलकम किया था और ये कहा था कि अब दलित सत्ता आई है तो दलितों के दिन बहुरेंगे और मुख्यमंत्री को चाहिए कि एक दलित एजेंडा बनाएं कि भूमिहीन मजदूरों के लिए क्या करेंगी, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा दलितों के, रोजगार के क्षेत्र में क्या होगा, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या होगा। हम लोगों ने ये प्रस्ताव पारित किया और शाम होते होते मुझे निलंबित कर दिया मुख्यमंत्री जी ने और कई ब्यूरोक्रेट से उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की गई। तभी हम लोगों को लगा कि यह कांशीराम का चेहरा नहीं है, यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चेहरा नहीं है। बाद में चल करके जब अनुसूचित जाति एक्ट को इन्होंने निष्प्रभावित कर दिया, जो कि दलितों की लाइफ लाइन है, पूरे देश में दलितों की लाइफ लाइन जो है वह अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम है जिससे उनको रिलीफ मिलती है और उन्होंने उसको निष्प्रभावी करके इतना निष्प्रभावी कर दिया कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ यदि बलात्कार भी होता है तो पहले उसकी मेडिकल सीएमओ से जांच होगी, तब जाकर के एफआईआर होगी। इसके अलावा इन्होंने जो अनुसूचित जाति की जो संस्थाएं हैं, अनुसूचित जाति आयोग, वित्त विकास निगम विकास की, उसमें जो अनुसूचित जाति का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता था उसमें अनुसूचित जाति होने की बाध्यता ही खत्म कर दी, जो कि पूरे देश में है और केंद्र में भी है। इसके अलावा इन्होंने जो हमारे अनुसूचित जातियों के छात्रावास थे उसमें जो अनुसूचित जातियों की प्रतिशत उपस्थिति रहती निर्मल थी, साहब ये उसको खत्म बताइए कर कि दिया। ऐसा क्या हुआ 2012 से लेके 22 के बीच का ये जो 10 साल है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तो दलित चिंतकों से कहूंगा कि इस पर शोध करें कि ये दलित एस्पिरेशन जो दलितों की जन आकांक्षाएं रही हैं इन 10 वर्षों में ऐसा क्या हुआ। जी बहुत ब्रजेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत उम्मीदें थी दलितों को, बसपा से बहुत उम्मीदें थी और इसीलिए दलितों के साथ ही पिछड़े वर्गों का भी जुड़ाव इस पार्टी से हुआ था। लेकिन कालांतर में आप देखिए जिस प्रकार से मुद्दों से भटक गए, अपने जो मुद्दे थे उससे भटक गए और मायावती में जो दौलत के प्रति मोह पैदा हुआ और उन्होंने जब टिकट बेचना शुरू किया और मिलने के लिए, मुझे याद है
हमारे एक साथी मिलने जाना चाहते थे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी वहाँ पे थे उनके साथ में जी। मुझे बताया गया 50,000 रुपये मिलने के देने पड़ेंगे। आप सोच सकते हैं। और यह जो संदेश है धीरे धीरे पूरे प्रदेश में चला गया और मायावती जी जो दौलत का जो उन्होंने पहाड़ खड़ा किया, पहले तो इनके काडर के लोग प्रोटेक्ट करते रहे कि भाई नहीं पैसे की ज़रूरत है, और भी तमाम चीज़ें आई कि मिशन को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब यह निरंतर बढ़ता, देखिए सबसे बड़ा जी। जो इनका गिरावट आई बसपा की, उसका सबसे बड़ा कारण मायावती का दौलत मोह और दलित मुद्दों से एक भटकाव। और इम्पॉर्टेंट मेरे पास, मैंने आज काफ़ी कुछ रिसर्च कर रखी थी कि इस विषय पर जब डिबेट करूंगा तो आप लोग से सवाल करूंगा। मैं आपके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, महाराष्ट्र का और बिहार का, जहां लगभग दलित लीडरशिप खत्म हो गई। उफान पर पहुंचने के बाद भी, तो चरम पर पहुंचने के बाद भी दलित लीडरशिप खत्म हो गई। क्या उत्तर प्रदेश की दलित लीडरशिप भी उसी राह पर है जहां उसे खत्म होना है? देखिए ब्रिजेश जी, वास्तव में जो यहाँ पर जो कांशीराम जी का मूवमेंट हुआ, ऐसा नहीं है कि कांशीराम जी के आने के कारण ही ये दलितों में यहाँ उभार आया। 70-80 के दशक में रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा मूवमेंट हुआ यहाँ पे, जन जागरण का और ज़मीन के आंदोलन का। करीब 3 लाख लोग उस समय जेल गए थे। बीपी मौर्य जी थे उस आंदोलन में, संगप्रिय गौतम थे, रामधन थे, ऐसे बहुत से। नहीं, मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता हूं कि क्या अब हम ये माने कि दलित लीडरशिप यूपी में उसी राह पर है जिस राह पर महाराष्ट्र और बिहार में गई? देखिए, दलित मुद्दों से जब भटकाव हुआ तो लोगों का विश्वास टूटा, और विश्वास कांग्रेस से भी टूटा, विश्वास समाजवादी पार्टी से भी टूटा। और जब भारतीय जनता पार्टी ने जब दलितों को सम्मान देना शुरू किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देना शुरू किया, और भूमिहीन दलितों के जब सवालों को उठा करके उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया, अपनी जो आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है जी, जब इन योजनाओं के माध्यम से दलितों का सशक्तिकरण हुआ, तो फिर उन्होंने जो उनका बहुत बड़ा एक वोटर जो वर्ग था वह शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। निर्मल साहब, थैंक यू आपका। मैं इसके नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी सम्मान दूंगा और जगह भी दूंगा। मैं सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं,